Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. My name is Rahul and this is your Confidence Booster Series Day 17. 17वां दिन है आज आपका। आपको सबको प्रोसेस पता है कि 6:30 में आपको PDF जाएगा क्वेश्चन का। आपको क्वेश्चन लगाना है। 7 बजे ये आपको वीडियो जाएगा कहाँ, YouTube पे, और वहाँ आपको कमेंट करके अपना स्कोर बताना है। आई होप जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा होगा आप लोग के अंदर डर बढ़ रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है, डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग क्या करिए कि PYQ और टेस्ट जो हमारा हुआ है, टेस्ट का रिवीजन अच्छे से करिए, एग्ज़ाम एकदम निकलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है कि वॉल्यूम ऑफ विच पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर इज़ मैक्सिमम। क्या बोल रहा है कि अर्थ के इंटीरियर, तो अर्थ हमारा ये है, उसके इंटीरियर की बात की जा रही है, एक्सटीरियर की बात नहीं की जा रही है, उसके इंटीरियर की बात की जा रही है कि अर्थ के इंटीरियर में कौन सा पार्ट का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा अधिक होता है, आयतन सबसे ज़्यादा अधिक होता है। आयतन का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा जगह लेता है, जो सबसे ज़्यादा जिसके पास जगह होता है वो आयतन होता है ना, लेमन की भाषा में। तो वो कौन सा पार्ट है, आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर 3 लेयर इस तरीके से आप देखे होंगे कि क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है क्रस्ट, ये होता है मैंटल और ये होता है कोर। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे क्रस्ट, मैंटल और कोर होता है, इसका अगर वॉल्यूम देखेंगे सबसे ज़्यादा, तो मैंटल का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा होता है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, मैंटल। कोर जो है वो क्या होता है सबसे ज़्यादा, किसका अगर वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, मैंटल का। मैंटल के बाद देखेंगे कोर का, और कोर के बाद देखेंगे क्रस्ट का। तो हम आइए एक फिगर के जरिए आपको समझाते हैं कि ये हमारा अर्थ है, और अर्थ का जो है ये इंटीरियर को यहाँ इस तरीके से निकाल के दिखाया गया है। मान लीजिए कोई तरबूज है, वो तरबूज हमारा क्या है, अर्थ है। उसमें नाइफ डाल के जो इस तरीके से वी शेप में निकालते हैं, तो जो उसके अंदर देखेंगे कि जो तरबूज है, तरबूज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या हमारा हो जाता है, मान लीजिए उसको क्रस्ट। क्रस्ट के बाद देखेंगे उसके अंदर एक सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है उसको मान लीजिए मैंटल, और जो रेड निकलेगा वो आपका कोर हो जाता है। इस तरीके का अर्थ को मान लीजिए कि एक तरबूज के रूप में मान लीजिए कि अर्थ है, और उसका 3 लेयर होता है, एक ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। इस तरीके से समझा रहे हैं आपको कि ये तरबूज है, उसका जो ऊपर का जो पार्ट है ये ग्रीन वाला, वो एक लेयर, सफ़ेद वाला जो हुआ दूसरा लेयर, और तीसरा लेयर क्या होता है, जो रेड वाला होता है। तो अगर तरबूज में आपसे पूछे जाए कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है, तो रेड वाले पार्ट का होता है। उसी तरीके से आपसे इस सवाल में पूछ रहा है कि अर्थ के इंटीरियर में, तो ये अर्थ का इंटीरियर है, तो देखेंगे कि यहाँ से जो ये जो एरिया है यहाँ तक बस क्रस्ट है। उसके बाद क्या है, ये पूरा का पूरा जो है, ये जो एरिया है, रेड पेन से आपको दिखा रहे हैं कि ये जो एरिया है पूरा वो क्या हो जाएगा, वो मैंटल हो जाएगा। और जो लास्ट में ये जो बच रहा है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, आपका कोर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे कितना किलोमीटर तक होता है। क्रस्ट का भी देखेंगे 2 पार्ट होता है। एक क्या होता है, आप सुने होंगे, एक कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसको देखेंगे कि उसमें क्या होता है, कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है। आप सुने होंगे सियाल, सीमा। अब बोलेंगे सियाल सीमा क्या होता है, जो सीमा का मतलब या सियाल का मतलब होता है, आपको पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बता रहे कि जो हम जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नीचे का जो हो गया, वो जो जगह हो गया, ज़मीन हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। और हमारा आपको पता है कि हमारे धरती पे ये क्या है, ओशन भी है, आई एम सॉरी, ओशन है। तो ओशन के नीचे का जो एरिया हो गया, जो नीचे का एरिया हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया ओशियनिक। तो उसमें देखेंगे कि थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वहाँ क्या पाया जाता है, सियाल। आप बोलेंगे सियाल क्या होता है, सियाल का मतलब SI का मतलब सिलिका, और एल का मतलब एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सीमा, है ना। SI का मतलब सिलिका, Ma का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये होता है क्रस्ट का पार्ट, और ये किस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। और बोलेंगे क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क्रस्ट जो होता है वो देखेंगे 0 से 34 किलोमीटर तक क्या होता है, क्रस्ट। इसका मतलब 0 से 34 किलोमीटर नीचे हम जाएंगे तो वहाँ तक क्रस्ट मिलेगा। अब बोलेंगे 34 से 2900 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो वो क्या होगा, मैंटल होगा। और 2900 से लेके 6371 और यू कैन से 6400 किलोमीटर तक जाएंगे, वो क्या होगा, कोर होगा। और कोर में भी देखेंगे कि आउटर कोर और इनर कोर इस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो आप देखेंगे कि अगर वॉल्यूम वाइज हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हमारा जो होगा ये मेंटल होगा। कितना वॉल्यूम होता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसका वॉल्यूम देखेंगे तो 84 से 86%, 84 से 86% क्या होता है, मेंटल होता है। उसके बाद आपको क्या बताए थे कि कोर होता है, तो कोर कितना होगा, 13 से 14% जो वॉल्यूम है पूरे अर्थ इंटीरियर में वो किसका होता है, कोर का होता है। और जो बचा लास्ट में वो किसका होगा, लेस देन 1% जो होता है वो क्या होता है, हमारा क्रस्ट होता है।
अब आपको बताएं कि क्रस्ट में ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। 0 से 34 वो क्या हो गया हमारा क्रस्ट, 34 से 2900 मेंटल, और 2900 से 3671 या 6400 जो हो गया वो कोर हो गया। आपको बता दिए कि क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सियाल एंड सीमा दोनों पाया जाता है। सियाल कहाँ, कॉन्टिनेंटल, सीमा कहाँ, है ना, सियाल कहाँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, और ओशियनिक में सीमा। अब आप बोलेंगे सर मेंटल में भी कुछ पाया जाता हो, तो मेंटल में क्या होता है, सीमा ही पाया जाता है, मेंटल में सीमा होता है। और बोलेंगे कोर में क्या होता है, तो कोर में थोड़ा सा बदल जाता है, उसमें NiF है, उसको बोलते हैं निफा, मतलब Ni से क्या होगा निकिल, और Fa से क्या होगा फेरस। इसका मतलब आयरन बहुत ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कोर में। सिलिका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, आप देखेंगे कि सिलिका तो है जो कोर मेंटल तक है, लेकिन सिलिका के साथ क्या है, एल्यूमिनियम है, सिलिका के साथ क्या है, मैग्नीशियम है, इस तरीके से। ठीक है, आप समझ में गए होंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि वॉल्यूम किसका सबसे ज़्यादा है अर्थ इंटीरियर में, तो वो हो जाएगा मेंटल। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों दिया हुआ, ये दोनों क्या है, ये क्या है, क्रस्ट का ही पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ओशियनिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, सीमा, और इसमें क्या पाया जाता है, तो सियाल। कोर में क्या होगा, नीफा, और मेंटल में क्या होगा, सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम, निकल एंड फेरस। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप सुने होंगे एक कि लिथोस्फेयर, कि लिथोस्फेयर किसको कहते हैं। आप तो अभी बता रहे कि इंटीरियर में जाने के बाद जो है वो कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है। तो ये स्टेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मीजोस्फेयर ये क्या है, तो इसी का नाम जो है ज्योग्राफिकल टर्म में बदल दिया गया है। और उसको इस तरह आप समझ लीजिए कि मान लीजिए अर्थ का इंटीरियर इस तरीके से हम निकाल रहे हैं, तो अभी हम क्या बताए थे कि 0 से 34 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा। तो यहाँ क्या है कि 0 से 100 किलोमीटर तक अगर आप जाते हैं तो उसको बोल दिया गया है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के बाद क्या होता है, 100 से 700 किलोमीटर तक चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम एस्थेनोस्फेयर। उसका 700 से 2900 तक चले जाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर। और 2900 से नीचे है ना, वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं 6400, जो आपको बताए थे 6400 किलोमीटर तक, या 6371 वॉट एवर यू कैन से, वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम बैरीस्फेयर। तो यही डिफरेंस है। इसी को अगर आप डिवाइड कर देंगे 0 से 34 तो क्रस्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि लिथोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ, लिथोस्फेयर में क्या होगा, क्रस्ट भी हो जाएगा प्लस मेंटल दोनों हो जाएगा। तो एग्जाम में आ सकता है कि लिथोस्फेयर कंटेन्स क्रस्ट एंड मेंटल, यस ट्रू। स्टेनोस्फेयर में सिर्फ क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। और कोर को क्या बोलते हैं हम, बैरीस्फेयर। इसमें भी 2 होता है, एक आउटर एक इनर, आपको बता ही दिए, ठीक है, आपको सब पता हो गया होगा। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा क्या था, अर्थ इंटीरियर था। अब चलेंगे हम अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा पूछा जा रहा है कि जिग्सॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंटल एविडेंस वाज गिवन बाय। तो जिग्सॉ फिट कॉन्टिनेंटल क्या होता है, जिग्सॉ फिट क्या होता है, वो इससे समझिए। इस तरीके का देखे होंगे, जो इस तरीके से ये घुस के एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ये गेम है, उसको बोलते हैं क्या, जिगसॉ स्ट्रक्चर, है ना। तो यही होता है जिग्सॉ फिट। तो इसके बारे में जो कि कॉन्टिनेंट के बारे में बोला गया कि जो कॉन्टिनेंट है उसको जब फिट कर देंगे तो एक लैंड मास बन जाता है। तो इसका एविडेंस जो है किनके द्वारा दिया गया, आर्थर होम्स, हैरी हेमाल्ड हेस, लेहमान एंड अल्फ्रेड वेगनर। आप बोलेंगे कि सर ये लेहमान साहब जो हैं इनको तो हम यहाँ पढ़े ही नहीं हैं, है ना, कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो होता है उसमें तो पढ़े ही नहीं है। ये क्या है, ये तो ये जो लेहमान साहब हैं वो क्या दिए हैं, बाउंड्री, इंटीरियर ऑफ अर्थ में बाउंड्री के बारे में बताए हैं, तो ये तो कट गए। अब आएंगे कि आर्थर होम्स, हैरी हेमाल्ड और अल्फ्रेड वेगनर पे। तो जो आर्थर होम्स हैं वो दिए हैं कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी। और ये कब दिए हैं कॉन्टिनेंटल थ्योरी, ये दिए हैं 1930 में, ठीक है, जिसमें भी बोले कि कन्वेक्शन करंट के द्वारा जो है वो सब अलग हुआ। हैरी हेमाल्ड जो है ये दिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग का थ्योरी, कि सी फ्लोर फैला और ये सब कॉन्टिनेंट बन गया। और जो अल्फ्रेड वेगनर साहब थे वो 1912 में क्या देते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें वो क्या बताते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, कि जो ड्रिफ्टिंग के बाद बहुत सारा प्लेट था, सब क्या था, वो बताते हैं कि ये पूरा एक अर्थ जो है वो 2 भाग में बटा। पहले ऊपर वाले को क्या बोले, वो एक पहले जो पूरा लैंड मास था उसको क्या बोले, पैंजिया, और बाकी जो पानी वाला था उसको क्या बोले, वो पैंथलेशिया। उसके बाद वो बोले कि जो भी आप देखिए ये जो मैप है हमारा, अभी ये क्या है, करंट सिनेरियो है, कि ये जो है हमारा क्या है, साउथ अमेरिका ये हो गया, नॉर्थ अमेरिका,
ये हो गया अफ्रीका, ये हमारा जो हो गया पूरा एशिया, और ये हो गया यूरोप। तो अभी आप क्या देखेंगे कि ये जो मैप अभी ना हम लोग इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, इसको बोला जा रहा है कि ये जो पार्ट यहाँ पे है, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे फिट होके एक लैंड मास बन जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो लैंड मास वो यहाँ फिट हो जाएगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जो अंटार्कटिका है, वो सब फिट होके इस तरीके से एक पूरा लैंड मास बनाएगा। साउथ अमेरिका यहाँ अफ्रीका के पास फिट हो जाएगा, ये अंटार्कटिका, और ये इंडिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो एक ये पूरा का पूरा जो है वो क्या बन जाएगा, लैंड मास बन जाएगा। और इसी को बोला गया कि जिग सॉ फिट। और ये किनके द्वारा दिया गया, ये दिया गया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। और उनका थ्योरी क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये कौन दिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर। इसमें कुछ और बताते हैं, इसमें ये बोले कि ये तो बताए ही कि यहाँ पे ये जिग्सॉ फिट थ्योरी है। इसके बाद भी क्या बताए, वो देखे कि यहाँ का रॉक्स और यहाँ का रॉक्स दोनों क्या है, सिमिलर टाइप का रॉक्स हो जा रहा है। यहाँ का जो मिनरल डिपॉजिट है वो भी क्या है, सिमिलर टाइप का हो जा रहा है। जो माउंटेन चेन्स यहाँ पे और यहाँ पे हैं वो भी देखा गया क्या, कि सिमिलर टाइप का, इनफैक्ट सिमिलर एज का, सेम एज का माउंटेनेंस रेंजेस जो भी हैं वो सब पाया गया। तो इससे वो बोले यहाँ का जो ऑर्गेनिजम्स, जो भी पेड़ पक्षी ये सब है, वो दोनों सेम पाए गए इस तरीके से। तो इसीलिए जो एविडेंस दिया गया और बोले कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुआ है, और ड्रिफ्टिंग के कारण जो है सब लैंड मास अलग अलग हो गया है। और बोले रीजन का ये ड्रिफ्टिंग हुआ क्यों, वाई द ड्रिफ्टिंग हैपेंड, द रीजन वाज पोल फिंग फोर्स, कि जो भी फोर्स है वो पोल की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया, दैट्स वाई। और दूसरा क्या बोले ये, कि टाइडल फोर्स के कारण भी। हालांकि बाद में इसको लोग आके बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, ड्रिफ्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आर्थर होम्स, जो कन्वेंशनल करंट बताएं। कन्वेंशन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन क्या होता है, कि जब वो गर्म होगा तो वो वर्टिकली क्या होगा, ऊपर की ओर इस तरीके से उठेगा। और बोले ये गर्म क्यों होगा, उसके अंदर जो हमारा प्लेट्स के अंदर जो मिनरल्स डिपॉजिट है, बोले रेडियो एक्टिव चीज़ है, उसके कारण वो गर्म हुआ और बाकी वो धीरे धीरे अलग हो गया। ये कौन दिए, ये आर्थर होम्स दिए, ये ध्यान रखेगा, आर्थर होम्स। और ये कब दिए, 1930 में दिया। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में कि कौन दिए, हो सकता है इस बार आर्थर होम्स का दे दे कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी किन्होंने दिया और कब दिया, तो 1930 में दिया। और जो हैरी होमार्ड थे उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया कि जो सी फ्लोर जो है हमारा वो स्प्रेड किया है, इसी के कारण ये हुआ है। और जो लेहमान साहब बचे, लेहमान साहब ने क्या किया था, आपको पता है कि 5 तरह का हमारा जो बाउंड्री है वो क्या क्या है, कॉनराड, उसके बाद क्या है मोहो, उसके बाद क्या है रेपिती। ये जो अभी आपको पढ़ाया ना हम कि ये इसमें कहाँ गया, हाँ यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल। तो इस सब के बीच में ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना, ये सब थ्योरी दिया गया है किसके द्वारा, ये सब जो हैं कॉनराड, मोहो, रेपिती, है ना, गुटेनबर्ग और लेहमान। तो लेहमान साहब जो थे वो क्या दिए कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, ये जो आउटर कोर, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये जो आउटर कोर, ये पूरा का पूरा कोर है, तो आउटर कोर, ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, उस बाउंड्री को ही हम कहते हैं लेहमान। अब बोलेंगे कोर और मेंटल के बीच में भी ये बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। रेपिती, ये हो गया क्या, मेंटल दोनों है, तो ये क्या है इनर और ये आउटर, यहाँ के बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं, रेपिती लाइन। और उसके ऊपर में जो है क्या है, मोहो, और ऊपर में जो है इनर आउटर क्रस्ट के बीच में जो है वो क्या है, कॉनराड। तो 5 बाउंड्री है, कौन कौन है हम आपको बता दिए, कॉनराड, है ना, मोहो, रेपिती, गुटेनबर्ग और लेहमान। इसको याद कैसे कर सकते हैं, CMRGL, कॉनराड, मोहो, रेपिती, गुटेनबर्ग एंड लेहमान। जो कॉमरेड है वो ऊपर से याद रखेंगे कि कॉनराड जो है आउटर और इनर क्रस्ट, मोहो जो है क्रस्ट और मेंटल, उसके बाद रेपिती आउटर इनर मेंटल, गुटेनबर्ग कोर और मेंटल, और जो लेहमान है वो आउटर एंड इनर के बीच में। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि विच पार्ट ऑफ DNA प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोटीन, कि DNA का कौन सा भाग जो है प्रोटीन को सूचना प्रदान करता है। अब DNA को के सूचना कौन देता है, कौन सा प्रोटीन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज DNA। और DNA को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसी का पार्ट होता है DNA, एंड दूसरा जो होता है RNA, है ना। अब न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस चीज़ का बना होता है, सो इट इज़ मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट्स मेड अप ऑफ शुगर
शुगर मतलब ग्लूकोज या यू कैन से कि कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट बेस। नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ये तीनों का मिलके बना क्या, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड। और इसका जो दो पार्ट है, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए हमारा क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से अब बोल रहा है कि डीएनए किस चीज़ का बना होता है वो हम देखेंगे। तो जो डीएनए होता है वो आप देखेंगे कि एक इसमें क्रोमोजोम होता है इस तरीके से, और यहाँ पे जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोन, हिस्टोन। तो जो क्रोमोजोम है वो किस चीज़ का बना होता है, क्रोमोजोम जो है उसका स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे क्या कि जो डीएनए है उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो इस तरीके से होता है ये डीएनए का होता है, और जो सिंगल होता है वो आरएनए का होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब क्रोमोजोम किस चीज़ का बना हो गया, क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ व्हाट, क्रोमोजोम जो है वो बना हुआ किसका, डीएनए का, पेन चेंज कर ले रहे हैं, डीएनए का, और साथ में क्या है, प्रोटीन। ये आपको बताया कि ये पूरा का पूरा डीएनए और प्रोटीन है, ये क्या है, क्रोमोजोम। तो डीएनए को, अब माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये हमारे सेल में पाया जाता है। तो इससे डीएनए, हालांकि सेल में ही क्या होता है, न्यूक्लियक में क्या होता है, डीएनए होता है। तो बीच पार्ट ऑफ डीएनए कि प्रोटीन को, डीएनए को कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है, तो देखेंगे क्या क्रोमोजोम जो है वो किस चीज़ का बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, आरएनए तो अलग एंटिटी ही है, तो डीएनए से इसका रिश्ता ही नहीं है। तो चौथा क्या बचा, जीन। और जीन जो है वो क्या काम करता है, हेरिडिटी का, हेरिडिटी का, ठीक है, हेरिडिटी। और ये जो जीन होता है वही क्या करता है कि आपका जो फंक्शनल प्रोटीन करता है, जो आपका डिसाइड क्या करता है, बॉडी ऑफ आवर कैरेक्टर, कि आपके फादर से, आपके मदर से जो चेंजेज हुआ वो किसके थ्रू होता है, जीन के थ्रू। और जीन क्या करेगा, वो जो प्रोटीन ट्रांसफर करता है उसी से डिसाइड किया जाता है आपका बॉडी का कैरेक्टर ऑफ टू आवर बॉडी, वो सब, ठीक है। और ये जीन वही इंफॉर्मेशन देता है डीएनए को कि प्रोटीन के बारे में। तो क्रोमोजोम हट जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ये तीनों को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, क्योंकि आरएनए तो होगा नहीं, क्योंकि आरएनए अलग ही चीज़ हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पावर हाउस बोलते हैं। क्रोमोजोम बचा, क्रोमोजोम डीएनए और प्रोटीन का ही बना होता है, तो डीएनए को कौन देगा, वो प्रोटीन देगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि HIV इज अ बैक्टीरियम विच काउजेज एड्स। HIV एक बैक्टीरिया या जीवाणु है जो एड्स का कारण बनता है, पहला। दूसरा है कि हेपेटाइटिस बी काउज्ड बाई वायरस एंड अटैक्स लिवर, हमारे क्या करता है, यकृत या लिवर को हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो वायरस के कारण होता है और उसको प्रभावित करता है। और तीसरा है कि टाइफाइड इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाई वायरस। अब हमको देखना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, सही है। तो पहला तो हम देखते हैं कि इसका नाम क्या होता है, HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो नाम में ही क्या है, वायरस। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट्स ए बैक्टीरिया है, जीवाणु। तो ये क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा कि बैक्टीरिया, तो HIV क्या है, एक वायरस है। और HIV वायरस के कारण क्या होता है, एड्स। अब एड्स का फुल फॉर्म आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि एड्स क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑलराइट। तो ये होता है एड्स। तो HIV जो है वो एक वायरस है जिसके कारण क्या होता है, एड्स हो जाता है, ठीक है। जो HIV है वो क्या है, एक रेट्रो वायरस है। वायरस दो तरह का होता है, एक जो प्रोटीन के साथ क्या रखेगा, DNA, और एक जो प्रोटीन के साथ क्या रखेगा, RNA। तो जो RNA रखता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस। आपको क्या बताना है कि कोरोना में जो वायरस है वो किस तरीके का वायरस है, रेट्रो या DNA वाला या RNA वाला, आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, गलत हो गया। दूसरा कि हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस कितने तरह का होता है, आप जानते होंगे कि हेपेटाइटिस A B C होता है, जिसमें आप देखेंगे कि A क्या होता है, A को हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, है ना, पीलिया रोग। और जो B और C होता है ये क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, या जैसे HIV का जो कारण होता है उस तरीके से। तो B और C जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इनफैक्ट एड्स हो जाने से ज़्यादा खतरनाक है हेपेटाइटिस B या C हो जाना। इसका कोई इलाज ही नहीं है, समझ गए, आपको बहुत तकलीफ भी होगा। और वो किसको अटैक करता है, लिवर को अटैक करता है, ये सही बात है। तीसरा क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, बोला कि टाइफाइड जो है वो क्या है, कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ये वायरस के कारण नहीं होता है, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका बैक्टीरिया का क्या नाम है,
जो टाइफाइड है इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। और ये किसके कारण होता है? आप या तो दूषित खाना खा लिए या दूषित जल पी लिए, पानी या कंटामिनेटेड फूड वो कंज्यूम करेंगे और इसके कारण क्या होगा, आपको टाइफाइड हो जाएगा। इसलिए देखते होंगे जब कोई गाँव से शहर में आते हैं पढ़ने लिखने के लिए तो उनको सबसे पहला रोग जो होता है वो क्या होता है? टाइफाइड। क्योंकि गाँव में शुद्ध खाना शुद्ध हवा सब कुछ लेते हैं, शहर में आते हैं वो कंटामिनेटेड खाते हैं तो बॉडी में क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण वो टाइफाइड हो जाता है। तो ये भी गलत। तो इसमें हमारा सही क्या है? करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली टू इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं HIV के बारे में कि सबसे पहले ये कहाँ देखा गया था। तो जो हमारा HIV है वो सबसे ज़्यादा जो वायरस है वो चिंपैंजी में देखा गया था। और कहाँ? DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका टेस्ट क्या होता है? आपको पता होगा, इलीजा टेस्ट होता है। आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलीजा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, आपको क्या बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड एड्स डे, ऑन विच डे वी सेलिब्रेट है उसको ठीक करने के लिए। वो जो कहते हैं सेलिब्रेट करना तो गलत हो जाएगा, एड्स को क्या सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, लेकिन वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? उस दिन उसको जागरूक किया जाता है कि एड्स को कैसे कम किया जाए, ये सब के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर विच इंसिडेंस गांधी जी रिटर्न हिज टाइटल कैसर-ए-हिंद। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि कैसर-ए-हिंद इनको क्यों मिला था और कहाँ मिला था। तो जो आप बात करेंगे सबसे पहले कैसर-ए-हिंद की, तो ये देखिए इस तरीके का टाइटल मिला करता था। ये कौन देता था? ब्रिटिशर्स दिया करते थे। जैसे अभी हमारा जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन है ना, भारत रत्न, कि हम अगर कोई बाहर का भी आदमी है वो अच्छा काम करता है तो उसको हम भारत रत्न दे देते हैं, या पद्म विभूषण दे देते हैं, या पद्म भूषण दे देते हैं, या पद्मश्री दे देते हैं। इस तरीके का अवार्ड, सिविलियन अवार्ड। तो उस समय का जो अवार्ड हुआ करता था सिविलियन को देने के लिए कि अच्छा कोई काम कर रहा है, तो वो कैसर-ए-हिंद हुआ करता था। और ये इनको कब मिला? ये इनको 1915 में। 1915 जैसे ही आपको बोले होंगे तो आपके दिमाग में चमक गया होगा कि 1915 मतलब इनको इंडिया आने से पहले। गांधी जी कब आते हैं? उसके पहले ही मिला है। और ये कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में ही इनको मिलता है। किस चीज़ के लिए? उस समय बोअर वॉर्स चल रहा था, उसमें ये ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, मानवता के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं साउथ अफ्रीका में, इसलिए उनको कैसर-ए-हिंद का दिया जाता है 1915 में। बट ये रिटर्न क्यों करते हैं? रिटर्न करते हैं 1920 में। 1920 में क्यों रिटर्न करते हैं? कि 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। वहाँ पे जनरल डायर जो होता है, सबसे पहले हम आपको क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि देखा जाता है क्या कि 6 अप्रैल को बोला जाता है, गांधी जी ये लोग सब डिसाइड करते हैं कि 6 अप्रैल को हम क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन के कारण क्या होता है दिल्ली पंजाब ये सब एरिया में कि उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारा आज का जो कम्युनिकेशन है, जो सब कुछ है, वो तो था नहीं। तो फटाफट तो वो लोग क्या करते हैं कि 10 अप्रैल को जमा होते हैं। तो जब जमा होते तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया जाता है? पुलिस अरेस्ट कर लेता है। उसी के प्रोटेस्ट में ये लोग क्या करते हैं? 13 अप्रैल जिस दिन क्या होता है, उस दिन वहाँ बैसाखी होता है। बैसाखी के दिन ये लोग एक पार्क में जमा होते हैं। उस पार्क का क्या नाम था? जलियांवाला बाग। ठीक है, तो उसी में वो बैसाखी के दिन आते हैं और जनरल ओ डायर जो है उन पे ओपन फायर करवा देता है। और उसका आदेश कौन दिया था? माइकल ओ डायर, जिसको बाद में उधम सिंह क्या करते हैं? असैसिनेट करते हैं, गोली मार देते हैं जाके। कहाँ? घरे में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। 13 अप्रैल के बाद क्या होता है? 18 अप्रैल को गांधी जी क्या करते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं, हम अपना जो मूवमेंट है उसको विड्रॉ करते हैं। और उसी के पहले रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड भी वापस कर देते हैं। और उसी में गांधी जी भी क्या करते हैं? इनको जो कैसर-ए-हिंद का टाइटल था वो क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी कैसर-ए-हिंद रिटर्न कब करते हैं? जलियांवाला बाग में। उसका 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन और है। खेड़ा सत्याग्रह एक। अब खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? खेड़ा सत्याग्रह देखेंगे कि गांधी जी 17 में सबसे पहले क्या करते हैं? गांधी जी से कहाँ मिलते हैं? 1916 में। कहाँ? लखनऊ सेशन हो रहा होता है। आपको बताना है कि लखनऊ सेशन को प्रोसीड कौन कर रहे होते हैं, है ना, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? कमेंट करके आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 1916 में कौन जाते हैं? शुक्ला साहब जाते हैं। 17 में गांधी जी आते हैं चंपारण। और 17 में आके वो क्या करते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे पहला करते हैं। कहाँ? चंपारण में। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होगा? हम आपकी बातें नहीं मानेंगे। आप देखेंगे गांधी जी को, तो गांधी जी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम, है ना, जो हमारी महिलाएं हैं उनसे। आप देखेंगे कि जो भी महिला होती हैं वो सबसे पहला काम क्या करेंगी? सिविल डिसोबीडियंस करेंगी। कि आप बोलेंगे कि आज हमको चावल खाना है, वो रोटी बना देंगे। आप बोलेंगे कि चलना है बाजार, तो वो तैयार ही नहीं होंगी।
उसके बाद देखेंगे कि जब सिविल डिसोबीडियंस से भी बात नहीं बन रहा है तो हो जाएगा हंगर स्ट्राइक। वो खाना नहीं खाएंगे कि हंगर स्ट्राइक कर दिए हैं। और जब हंगर स्ट्राइक से भी बात नहीं बना तो वो बोल कर देंगे क्या, एनसीएम कि नॉन कॉपरेशन, कोई कॉपरेट ही नहीं करेंगे, बात डिवोर्स पे आ जाएगी। गांधी जी इसी बात को क्या किए, पकड़ लिए। और गांधी जी भी क्या करते हैं, 17 में पहले सिविल डिसोबीडियंस करते हैं कि हम तुम्हारा बातें नहीं मानेंगे। उनको मना किया गया और इस सत्याग्रह चंपारण जाके क्या किए कि बात डिसोबीडियंस की थी कि अवहेलना कर दिए। उसका 1918 में ये क्या करते हैं, अहमदाबाद में जाके हंगर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। और हंगर स्ट्राइक के बाद कहाँ 18 में फिर खेड़ा में जाके क्या कर देते हैं, नॉन कॉपरेशन करते हैं। तो ये जो तीनों महिलाओं के पास जो अभी भी है बरकरार चीज़ कि सबसे पहले क्या करेंगे, वो सीडीएम कर देंगे कि हम आपसे बात याद करने का तरीका है, हम गांधी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे याद रखेंगे। कि 17 में गांधी जी क्या कर दिए कि ये सिविल डिसोबीडियंस कर दिए। उसके बाद देखें इससे भी बात नहीं बनता तो हंगर स्ट्राइक कर दो कि पहले बात नहीं मानेंगे, फिर भूखे रह जाएंगे और उसके बाद कॉपरेशन ही नहीं करेंगे कि खाने ही नहीं बनाए, कुछ नहीं, घर का कोई काम नहीं हो रहा। इस तरीके से या तो गांधी जी अपना लिए या महिलाएं जो हैं वो गांधी जी को देख के ये सब सीख ली हैं। मर्दों को भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो जो खेड़ा है वो किस लिए होता है, खेड़ा जो है नॉन कॉपरेशन करते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं, ये पीजेंट्स को, किसान को। उसमें फैमाइन आ गया था, प्लेग था, इसलिए। सिविल डिसोबीडियंस कब होता है, सिविल डिसोबीडियंस कब होता है, ये पेन कहाँ गया, रेड वाला, हाँ। सिविल डिसोबीडियंस कब होता है, 12 मार्च 1930। सॉल्ट सत्याग्रह कब तक चलता है, 6 अप्रैल 1930। उसका जलियांवाला बाग कब हो जाता है, आपको अभी बताया कि 13 अप्रैल 1919। और क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, और ये कब होता है, ये होता है 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। और अब बताइए कि ये जो मूवमेंट था, ये जो आपको बताए हम कि 10 तारीख को 6 अप्रैल को मूवमेंट लाए थे गांधी जी, वो किस लिए लाए थे, उसमें रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना ट्रायल के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये किसका अवहेलना था, हैबियस कॉर्पस का, इसीलिए, ठीक है। अगला सवाल, द डिसीजन टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, ही वॉज ट्राइड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच मूवमेंट, आपको चंपारण में, हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद में, और आपसे पूछा जाए नॉन कॉपरेशन खेड़ा में। अब ये क्या पूछा जा रहा है कि डिसीजन जो लिया गया कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करेंगे, ये निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। अभी आपको बताया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू किया गया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 12 मार्च को शुरू किया गया था 1930 में। अब इसके अगल बगल वाला जो डेट होगा वही होगा, इसका मतलब या तो ये दोनों होगा, तो ये दोनों क्या होगा, एलिमिनेट हो गया, लखनऊ सेशन और अहमदाबाद सेशन। तो लखनऊ सेशन और अहमदाबाद सेशन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब आएंगे हम कि 1929 में या 31 में, तो लॉन्च तो हो ही गया, इसका मतलब ये भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अब हम इसको डिटेल में आपको बता रहे हैं कि लखनऊ सेशन में क्या हुआ था। लखनऊ सेशन में क्या हुआ था, भरत मिलाप हुआ था। भरत मिलाप हुआ था किसका किसका, आईएनसी का और मुस्लिम लीग का भरत मिलाप हुआ। इसमें कौन थे, आईएनसी भरत मिलाप करने में सबसे आगे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक से आईएनसी के तरफ से, और उधर से कौन थे, जिन्ना साहब। वहाँ बोले कि हम लोग भाई भाई हैं, हम लड़ के इन लोग को भगाएंगे, ठीक है। और इसको लीड कौन करते हैं, ये लखनऊ सेशन को 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ उसको प्रिसाइड कौन करते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। उसका बाद होता है अहमदाबाद सेशन 1921 में। तो 1921 में जो होता है उसको प्रोसीड कौन करते हैं, हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान किसके बिहाफ में, सीआर दास के बिहाफ में। और वो कहाँ चले जाते हैं, जेल, इसलिए कि हमारे बदले कौन करेंगे, हकीम अजमल खान। उसका लाहौर सेशन को कौन करते हैं, आपको सबको पता है कि नेहरू साहब करते हैं। कौन नेहरू साहब, बड़े वाले या छोटे वाले, छोटे वाले नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत हुआ स्वराज स्वराज, अब हम लेंगे क्या, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और पूर्ण स्वराज में क्या किए कि 31 दिसंबर 1929 को वो जाके झंडा फहरा देते हैं और बोलते हैं कि हम अब आज़ादी लेंगे। और बोलते हैं क्या कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे का प्लेज लेंगे। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी, ठीक है। उसका कराची सेशन 1931 में क्या होता है कि इसको प्रेसिड कौन करते हैं, कराची सेशन को प्रेसिड करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपको देखेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस है इसमें हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार बीपीएससी में पूछता है कि 12 मार्च से ये शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। दांडी में ये खत्म करते हैं, दांडी के नवसारी जगह में, और साबरमती से शुरू करते हैं। दांडी मार्च इसी को कहते हैं। कितना किलोमीटर चले थे, ये 387 किलोमीटर चले थे और 78 फॉलोअर इनके साथ चले थे। आपको यहाँ बताना है कि क्या बिहार से कोई आदमी थे, ये 78 आदमी है जो गांधी जी के साथ पूरा 387 किलोमीटर चले थे, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
सो ये थे गांधी हमारे। अगला सवाल है कि भारत रत्न वॉज फर्स्ट कन्फर्ड टू। भारत रत्न आपको पता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कहाँ का? हमारे इंडिया का, भारत के द्वारा दिया जाने वाला पहला हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, इससे ज़्यादा कोई अवार्ड ही नहीं बना है इंडिया में। और ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है? आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज। पहले इतना सी चीज़ में शुरुआत किया गया था तो दिया जाता था। आपको बताना है कि किस चीज़ को ऐड किया गया है और कब ऐड किया गया है, कमेंट करके बताएंगे। तो पहली बार किनको कन्फर्ड किया गया था? राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन एंड ऑल द अबव। तो ये तीनों को एक बार में ही मिला था। ठीक है, सी राजगोपालाचारी की बात करेंगे तो इनको क्या कहते थे? राजा जी। ठीक है, इनको क्या कहते थे? राजा जी। और जो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये क्या थे? पहले तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और फिर ये प्रेसिडेंट भी बने थे। सीवी रमन जो क्या थे? वो फिजिसिस्ट थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑल द अबव होगा। हम आपको भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये इस शेप का वो मिलता है, क्या? ताम्रपत्र या जो भी कह सकते हैं। ये क्या दिखाता है? ये पीपल लीफ को दिखाता है, पीपल का पत्ता का शेप में है। और इसके अंदर क्या होता है? सन, सूर्य को दिखाया गया है। ये सन अलोंग द वर्ड्स। और इसमें क्या लिखा रहता है? भारत रत्न, है ना। टोटल अभी तक आई थिंक 53 लोगों को मिल चुका है। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था? 1954 में शुरू किया गया था। और पहली बार कब दिया गया? 1955 में ये तीनों व्यक्ति को दिया गया। अब बात करेंगे कि 2024 में किसको किसको दिया गया है। तो जनरली तो बोला जाता था कि 3 ही लोग को एक बार मिलता है, बट हमारे मोदी साहब ठहरे, वो 5 लोग को दे दिए। बोले हम वो करते हैं जो कोई नहीं किया है। पहला आदमी कौन? कर्पूरी ठाकुर। कहाँ से? बिहार से, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जिंदा में मिल गया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, है ना, किसान के बहुत बड़े नेता। पीवी नरसिम्हा राव। और 5वें व्यक्ति कौन? एमएस स्वामीनाथन। ये 5 लोगों को 2024 में मिला है। ठीक है, ये हैं हमारे सी राजगोपालाचारी। इनको क्या कहते थे? राजा जी। ठीक है, वो और राजा जी को क्यों मिला था? ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे तो इन्हीं के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? टीचर्स डे मनाते हैं। और ये वाइस प्रेसिडेंट कब से कब रहे थे? तो 1952 से 62 तक क्या रहे थे? ये वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद एक टर्म ये प्रेसिडेंट भी रहते हैं। 1962 से 67 तक ये प्रेसिडेंट रहते हैं। एंड दिस पर्सन इज सीवी रमन। ठीक है, जो क्या थे? फिजिसिस्ट थे। इनको नोबेल भी मिला है। और किस चीज़ में मिला है आप कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल जो है हमारा कि हु इस्टेब्लिश सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द फर्स्ट पर्सन वॉज महात्मा गांधी, सेकेंड नेहरू साहब, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो स्वराज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्या थे? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो हर आदमी को एक गुरु की ज़रूरत होती है। और ये कब बनाए थे? ये बनाए थे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाए थे। इसके पहले वो किसी और में थे, किसी के मेंबर थे। हाँ थे। वो एक बहुत अच्छा नाम आप सुने होंगे जिसका नाम क्या है कि पूर्ण सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, जो किनके द्वारा बनाया गया था? एमजी रानडे। उसके भी ये मेंबर रहे थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि गांधी जी क्या क्या बनाए। तो गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में क्या बनाते हैं? फिनिक्स, है ना। उसका टॉल्स्टॉय कब बनाते हैं? 1910 में आई थिंक। हाँ, उसका बाद इंडिया में आके क्या बनाते हैं? सत्याग्रह आश्रम। इनका एक न्यूज़पेपर या पत्रिका कहते थे, हरिजन सेवक संघ बनाते हैं। मजूर महाजन सभा बनाते हैं, है ना। ये सब कब बनाते हैं? मजूर महाजन सभा 1920 में बनाते हैं। कब? जो अहमदाबाद होता है ना 1918 में, उसके बाद किनके साथ? वो जो विक्रम साराभाई के फादर साहब थे और उनकी बुआ, वो बहुत ये मजूर महाजन सभा में हेल्प करती हैं। अगर बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की तो ही वॉज फेमस फॉर ड्रेन थ्योरी। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो अंग्रेज हैं, जो गोरे हैं, वो हमारे यहाँ से पैसों का ड्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पैसा ले जाते हैं और वहाँ से कुछ नहीं देते हैं, है ना। तो ये क्या था? एक तरफा प्यार जो चल रहा था वो चल रहा था। तो वो बोलते हैं कि भाई इसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक आदमी क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। और बर्बाद कौन हुआ? हमारा देश। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो इनका द्वारा जो फेमस बुक लिखा गया है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आप बताएंगे कि गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया किताब है, कुछ किताबें, उनका आप जिक्र करेंगे और वो कौन सा है आप जवाब देंगे।
ये हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश किया गया था कब 1905 में, और ये ही वॉज द मेंबर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा ऑल्सो विच वॉज स्टार्टेड बाई महादेव गोविंद रनाडे। अब चलेंगे हम अगले सवाल पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59th जनपीठ या ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सीधे आपके एग्जाम में हो सकता है मिलेगा। तो ये क्या है? गुलजार साहब, राम भद्राचार्य, विनोद कुमार शुक्ला एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत लोग सोचेंगे कि ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन जो ये दोनों जो व्यक्ति हैं गुलजार साहब और राम भद्राचार्य, इनको मिला था 2023 में। और राम भद्राचार्य जो हैं वो क्या हैं? वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, सूरदास, अंधे हैं थोड़े, और इन्हीं को मिला है ये। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत में इनको सब बहुत चीज़ याद है इसलिए, हालांकि इन लोगों को देना नहीं चाहिए। गुलजार साहब को लिटरेचर के लिए दिया गया था। और जननपीठ अवार्ड की अगर बात करेंगे तो ये देखिए, ये मिलता है, इस तरीके का अवार्ड मिलता है जनपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड अगर आप मिलेगा तो। और ये कितने लैंग्वेज में मिलता है? आपको मिलता है ये 23 लैंग्वेज में। 23 में 22 लैंग्वेज जो कहाँ लिखा हुआ है? हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज जो क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश को मिला के 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। ये मरने परांत किसी को नहीं दिया जाता, नो पॉस्थमस कॉन्फेरल। उसके बाद इसमें रिवॉर्ड कितना का मिलता है? आप बोलेंगे सर इससे क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा? जी नहीं, इसलिए इनको पैसा भी दिया जाता है, करीब 11 लाख रुपए शायद, या 13 लाख रुपए दिया जाता है इनको। अब बात करेंगे पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किनको दिया गया, तो वो थे जी शंकराकारुप। जी शंकराकारुप इनको दिया गया था। और ये कहाँ के हैं? ये मलयाली कवि थे। इनको क्या कहा जाता था? महाकवि जी। ठीक है, अभी कितने लोगों तो मिल चुका है? करीब 65 लोगों को ये मिल चुका है। अगर बात करेंगे तो इस बार कितना मिला, बोले सब कुछ बता दिए। तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनका बहुत सारा ऐसा चीज़ है, इनको 1999 में 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। इनका एक किताब है, नाम है नौकर की कमीज, उसके ऊपर मूवी भी बना है। और नाम क्या है? नौकर की कमीज ही मूवी है। नौकर की कमीज नाम से मूवी है, और उनका किताब भी उसी नाम से है। इसके बाद इनका एक बहुत फेमस राइटिंग है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये भी इनके द्वारा लिखा गया और बहुत फेमस है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, और विनोद कुमार शुक्ला को बहुत याद रखेंगे, ये एग्जाम में सीधा आ सकता है। गुलजार साहब का और राम भद्राचार्य को 2023 में मिला था, और 58th मिला था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल जो है, और आज का अंतिम सवाल है, त्रिवेणी कनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। अब ये सवाल भी अगर हमको बताना पड़े, इसका मतलब आपका तैयारी क्या है? गड़बड़ है। ये देखेंगे हमारा मैप है, कौन कौन सी नदी है। यहाँ से क्या है? हमारी गंगा नदी गई है, कहाँ से घुसती है? चौसा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी नदी? कर्मनासा। कर्म का नाश हो जाता है यहाँ नहाने पे। उसके बाद ये कौन सी नदी? सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। ये सब किसका हो गया? ये हो गया साउथ बिहार की नदियाँ। तो आप बोलेंगे कि जब नदियाँ क्यों बता रहे हैं, आपको बताना है कनाल, तो नदी क्यों बता रहे हैं? तो सोन पे कौन कौन सा है? इस पे है, यहाँ पे एक रोहतास में है। आप बताएंगे कि कौन सा बराज है? चलिए हम बता ही दे रहे हैं, इंद्रपुरी बराज। तो बोलेंगे त्रिवेणी कहाँ है? तो त्रिवेणी देखेंगे कि गंडक पे है त्रिवेणी, है ना। एक जगह है भैंसा लोटन। वहाँ पे क्या होता था कि गाँव में जाएंगे तो देखेंगे कीचड़ में जो भैंस वो लोटती है जब गर्मी में, तो उसी के नाम पे रख दिया गया भैंसा लोटन। और वहीं पे है क्या? त्रिवेणी कनाल। शायद हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम पढ़े हैं ये यही है, भैंसा लोटन जगह के पास ही है। उसके बाद अब बात करेंगे कोसी पे कौन कौन सा कनाल है, ये आप जवाब देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडक। ठीक है, सोन पे बता दिए, कोसी पे आपको बताना है, कमला पे कोई कनाल वाला छोटी सी है लेकिन बहुत फेमस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सोन पे इंद्रपुरी बराज। तो आप अपना स्कोर लिखिए और सब अच्छे से पढ़िए, डरने का कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।